तो आज हम केमिस्ट्री का माइंड मैप देखने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर सेकंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये उसका माइंड मैप है। ये पूरा बन चुका है और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नए कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक? तो पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। तो जो सबसे पहला मेजर टॉपिक एनसीईआरटी ने दिया है वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी डिस्कवरी। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों की डिस्कवरी हमें इस टॉपिक में बताई गई है। ठीक, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसमें हमें जो पढ़ना है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था उसमें दो तरह की रेज निकली थी, कैथोड रेज और एनोड रेज। इन दोनों रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज की, तीन इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है इन दोनों रेज की। तो जो कैथोड रेज होती है मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती हैं। इनका जो फ्लो होता है कैथोड से एनोड की होता है, इसी वजह से इनका नाम कैथोड है, क्योंकि ये दिखती हैं कैथोड से निकलती हुई दिखती हैं और एनोड की तरफ जाती हुई दिखती हैं। ठीक, तो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होता है इनका। डोंट डिपेंड ऑन गैस इन ट्यूब, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि ट्यूब में हमने कौन सी गैस ली है। ठीक है, चाहे आप हाइड्रोजन लीजिए, चाहे हीलियम लीजिए, नियॉन लीजिए, कोई भी आप गैस लेंगे तो कैथोड रेज का नेचर बदलता नहीं है, सेम रहता है। ठीक, तो डोंट डिपेंड ऑन गैस इन ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी गैस रेज जो निकली थी वो है एनोड रेज। एनोड रेज क्या है? मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन से बनी हुई होती है। इनका जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक, तो ये एनोड से निकलती हुई दिखाई देती हैं, इस वजह से इनको एनोड रेज कहा गया था। डिपेंड ऑन गैस इन ट्यूब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिपेंड करती है कि गैस आपने कौन सी ली है डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक, तो डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो एनोड रेज का नेचर अलग रहेगा। अगर आपने गैस चेंज कर दी यानी हीलियम ले लिया या फिर नियॉन ले लिया तो उनका नेचर जो होगा एनोड रेज का वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये गैस पर डिपेंड करती हैं। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फॉस्फोरेसेंट कोटिंग ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी उस पर एक फॉस्फोरेसेंट कोटिंग की गई थी, जिसको कहते हैं मतलब फॉस्फोरेसेंट कोटिंग क्या होती है? जो कि जलती है। जब कोई चीज़ आप उस पर फेंकेंगे या कोई चीज़ उससे स्ट्राइक करेगी, उससे लड़ेगी, तो वो वहाँ पे ग्लो होगा। तो ये जो कोटिंग थी वो ZnS की ली गई थी, यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग ली गई थी। ये भी नीट में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये तीन बातें जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है डेविएशन। जो रेज है हमारे पास कैथोड रेज और एनोड रेज, उनका डेविएशन जब हम कराते हैं तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो डेविएशन ऑफ रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेविएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? चार्ज ऑन रे। जो रे है उस पर चार्ज कितना है। दूसरी चीज मास ऑफ रे, जो रे है उसका मास कितना है। तीसरी चीज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो रे है उसके आसपास हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है इस चीज पे। ठीक, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई होगी उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रेज का डेविएशन हम जब कराते हैं तो वो किस किस चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है ये। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रे और एनोड रेज निकली इन सबसे, और बाकी एक्सपेरिमेंट जो हुए उनसे ये पता चला कि तीन पार्टिकल हमें पता चले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल हमें एटम में देखने को मिले। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए। अब इन तीनों की डिस्कवरी आपको जानना है, चार्ज और मास, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इसे डिस्कवर किसने किया? थॉमसन ने, जे थॉमसन पूरा नाम था इनका। जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यूज करना होगा, तो आप याद कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। फिर इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ये भी कई बार यूज करना होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मास और चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन का याद होना चाहिए। फिर आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हालांकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में बराबर है। ठीक, फिर जो प्रोटॉन है उसका मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था।
इस पे चार्ज जीरो होता है, यानी न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पे, और इसका मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। हालांकि रियलिटी देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के, लेकिन कहीं भी अगर आपको यूज करना होगा तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास यही यूज करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, तो दोनों का मास आपको सेम लेके चलना है। ठीक, तो अच्छा ये पार्ट हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास आप देखिए -31 है। अब पावर जितनी ज्यादा माइनस में होती है वैल्यू उतनी ही कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक, तो ज्यादातर जो मास का एक एटम का मास होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ठीक है, तो माइनस में, क्योंकि माइनस में जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ज्यादा वैल्यू कम होती है इस वजह से। ठीक, तो ये बेसिक मैथ है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आपको 4 चीजें पढ़नी थी। ठीक है, तो ये कैथोड रेज, एनोड रेज और डेविएशन और पार्टिकल्स के बारे में। तो ये पहला टॉपिक था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है उसको हम इस पेज पे पढ़ेंगे उसी तरीके से, लेकिन पेज के ऊपर रख के। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है एटॉमिक मॉडल्स। 2.2 नाम से एनसीईआरटी में टॉपिक है ये। अगर आप एनसीईआरटी देख के पढ़ना चाहें तो आप एनसीईआरटी बगल में खोल के रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स। इसमें हमें, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमें पता चल गया कि 3 चीजें एटम में होती हैं, तो उन 3 चीजों का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको बताने के लिए एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कैसे अरेंज होते हैं उनको बताने के लिए। तो जो सबसे पहला मॉडल हमें पढ़ना है एटम का वो है थॉमसन्स मॉडल। अच्छा, ऐसा नहीं कि थॉमसन के पहले किसी ने एटॉमिक मॉडल दिया ही नहीं था, थॉमसन के पहले भी एटॉमिक मॉडल दिया जा चुका था, लेकिन थॉमसन का मॉडल जो था वो पहला ऐसा मॉडल था जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी, इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं। तो जो थॉमसन मॉडल है, इसको थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं, इसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस वजह से वाटरमेलन कहते हैं क्योंकि जो वाटरमेलन आपने देखा होगा तरबूज, उसमें जो रेड कलर का पार्ट होता है, वो रेड कलर वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज मान लिया था थॉमसन ने, और जो काले कलर के बीज होते हैं वाटरमेलन में उसको उन्होंने निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन मान लिया था। ठीक है, तो थॉमसन ने बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने एक तरबूज लिया, उन्होंने तरबूज खा रहे थे बेसिकली, तो उनके दिमाग में आ गया कि एटम ऐसा होता होगा। ठीक है, तो उन्होंने रेड कलर को बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज होते हैं वाटरमेलन के ब्लैक कलर के उसको निगेटिव चार्ज बोल दिया। तो इसी वजह से थॉमसन का मॉडल वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक, फिर थॉमसन की मॉडल की 2 चीजें याद रखनी है सिर्फ आपको। सक्सेस क्या है, एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एटम न्यूट्रल है ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इन्होंने दोनों मारा, और दोनों जब एक साथ रहेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज सही से एक्सप्लेन की कि न्यूट्रल होता है एटम। लेकिन फेलियर क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फेलियर यह था कि थॉमसन ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का ले लिया, यानी अगर मान लीजिए ये एक वाटरमेलन है या फिर एटम है थॉमसन के अकॉर्डिंग, तो थॉमसन ने माना कि इस जगह पे जो मास होगा उतना ही मास इस जगह पे भी होगा, जबकि ये गलत है। ठीक, तो ये इनका फेलियर था। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ माइंड मैप में कि थॉमसन का मॉडल आपको पूरा वाटरमेलन बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो वो नोट्स हो जाएगा, वो माइंड मैप या फिर वो शॉर्ट नोट नहीं कहेंगे आप उसको, वो पूरी तरीके का नोट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं करना है। ठीक, तो माइंड मैप किस लिए होते हैं, आपको रिवीजन कराने के लिए, या फिर आपको क्विक रिवीजन और क्विक रिकैप देने के लिए। अगर आप नीट आपका आज से 5 दिन बाद है, तो आज जो आप पढ़ेंगे वो है माइंड मैप। ठीक है, अब आज के दिन एनसीईआरटी लेके आप नहीं बैठेंगे, 5 दिन बाद नीट है तो आज एनसीईआरटी लेके नहीं बैठेंगे, आज आप माइंड मैप पढ़ेंगे। ठीक, तो इस टाइप के मैं बनाता हूँ। तो इस वजह से थॉमसन का मॉडल में ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको कंफर्म याद करके जाने हैं। ठीक, तो पूरी एनसीईआरटी आप लेके बैठेंगे तो आप 5 दिन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ पाएंगे। ठीक, तो इसी वजह से ये इस टाइप के बनाना पड़ता है नोट्स। ठीक, तो इस वजह से बेसिकली थॉमसन का मॉडल में और भी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, 3 चीजें बस, सक्सेस, फेल्योर और इनका नाम। ठीक, तो ये हो गया थॉमसन मॉडल, इसमें कुछ खास दिया भी नहीं है एनसीईआरटी ने। तो ये पहला मॉडल था। अब दूसरा मॉडल, क्योंकि इनका मॉडल फेल आ गया, तो दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम न्यूक्लियस ऑन गोल्ड फॉयल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, बम्बार्ड किया था, यानी कि समझ लीजिए गोली मारा था
किसकी गोली थी? अल्फा पार्टिकल की गोली थी। किस पे मारा था? गोल्ड फॉइल पे मारा था। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस को, He+2 को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस ही बचेगा, तो उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल की गोली मारी गोल्ड फॉइल पे और इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहला इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर पार्टिकल जो थे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मैक्सिमम पार्टिकल जो थे उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो गोल्ड फॉइल को तुरंत पार कर गए। ठीक, सम पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, जो कि कुछ छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन जिनमें देखने को मिला था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबाउट 1 in 20,000, यानी 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल देखने को मिलता था जो कि बाउंस बैक कर जाता था 180 डिग्री पे, यानी 180 डिग्री पे लड़के तुरंत वापस आ जाता था। ठीक, तो मतलब जैसे पार्टिकल गया उसी रास्ते वापस आ गया, इसको कहते हैं बाउंस बैक करना, 180 डिग्री पे वापस आ जाना। तो एक ऐसा पार्टिकल देखने को मिलता था जो कि 20,000 में से जो कि वापस बाउंस बैक करता था। तो ये तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी में रदरफोर्ड मॉडल में ही आपको ये चीज बताया गया है कि जो एटम का रेडियस है यानी आर ऑफ एटम, ये लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेशन था, ये अंदाजा जो था कि रेडियस, एटम का रेडियस कितना है, ये न्यूक्लियस का रेडियस, ये रदरफोर्ड के मॉडल में आपको बताया गया है। ठीक, तो ये भी इसी समय आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एटम इज -10⁻⁻10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां थी, तो इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल जो होता है कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या चीज? स्टेबिलिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल एंड फॉल इन न्यूक्लियस इन जस्ट 10⁻⁸ सेकेंड। जो इनका मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैंने बोला था कि इसके माइंड मैप में और बायोलॉजी के माइंड मैप में बहुत अंतर है। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है बीच में और इलेक्ट्रॉन बगल ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो इनके मॉडल में जो कमी थी वो ये था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहा है तो एनर्जी का लॉस करेगा, और एनर्जी का लॉस करेगा तो ये धीमे 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 अपनी रेडियस को छोटे करते हुए आके इसी पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये इनकी मॉडल की कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो बार बार घूम रहा है, क्योंकि अब घूम रहा है तो एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो इस वजह से ये अपना रेडियस छोटा होता जाएगा इसको, और रेडियस छोटा होते होते 10⁻⁸ सेकंड में ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है हमारा उसी में गिर जाएगा। तो इसमें टाइम जो लगता है 10⁸ सेकंड, साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया कि 10⁸ सेकंड में ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो स्टेबल नहीं है ना मतलब ये मॉडल जो है, तो ये इनकी ड्रॉबैक था। इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो आपको यहाँ पे लिख दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल में ही आपको 2-3 बताई गई हैं डेफिनेशंस, और इन डेफिनेशंस को आपको जैसी हैं वैसे ही याद रखना है। पहले एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर जो होता है उसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितना जो नंबर आता है उसी को कहते हैं मास नंबर। ठीक, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप ध्यान रखिएगा। फिर आइसोटोप और आइसोबार पढ़ाया गया। तो अब आइसोटोप वैसे तो टॉपिक बड़ा है, लेकिन क्या एक ही चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेम जेड एंड डिफरेंट है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम जेड होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम कह देते हैं आइसोटोप। आइसोबार क्या होते हैं? सेम ए एंड डिफरेंट जेड। सेम ए मतलब सेम मास नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट जेड मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो ये एक शॉर्ट तरीका है आइसोटोप और आइसोबार लिखने का। जो आइसोटोप होते हैं इनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार जो होते हैं इनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ठीक, तो ये 3-4 चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, अब इस पर प्रैक्टिस करने पे आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक, अब एनसीईआरटी ने आइसोटोप बताया है हाइड्रोजन का आइसोटोप एनसीईआरटी ने दिया है, और इसका आइसोटोप आपको ध्यान में रखना है। मतलब तीनों आइसोटोप जो 3 ये दिए गए हैं, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटियम, फिर है ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है इसका जेड, देखिए जेड तो होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे आपको देखिए आइसोटोप है, तो आइसोटोप में क्या होता है, सेम जेड, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो जेड जो होता है तीनों में 1 1 है, लेकिन क्या है डिफरेंट ए, मास नंबर अलग अलग होगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए प्रोटियम का भी जेड 1 है, ड्यूटेरियम का 1 है, ट्राइटियम का 1, लेकिन प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 2 हो गया और ट्राइटियम का 3 हो गया। तो मास नंबर बदला है, जेड सेम है, इसी वजह से आइसोटोप है ये। अब प्रोटियम के जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, ठीक। ड्यूटेरियम जो होता है इसका मास नंबर 2 होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर किसका किसका होता है, यहाँ पे आपको लिखा है, देखिए मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ 2 आ रहा है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ 3 आ रहा है। तो नीट बेसिकली आपको ये पूछ लेता है कभी कभी कि उसने दे दिया ट्राइटियम में बताओ कितने न्यूट्रॉन हैं, तो कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बहुत है पॉइंट, ये मतलब देखने में तो काफ़ी छोटा पर्चा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 2 होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मॉडल जो था उसमें यही इतनी बातें थी याद रखने लायक, ठीक है। कौन कौन सी बातें, सबसे पहले आपको थॉमसन का मॉडल याद रखना है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, फिर रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे ये याद रखना है, फिर उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन के आइसोटोप में खासकर एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कौन से आइसोटोप में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। इस चीज से नीट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गया एटॉमिक मॉडल यानी दूसरा टॉपिक। अब मैं इसको पूरे को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक। अब अगला जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, यानी बोर ने अपने मॉडल को देने के लिए क्या क्या चीजें यूज की थी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट थे जो कि बोर के काम आए थे, बोर ने जिसके बेसिस पे अपना मॉडल दिया था। सबसे पहले बोर ने यूज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन का, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको याद करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ की जगह आप इसको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ कह दीजिए या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक। तो इस तरह के सीक्वेंस में याद करने का लेकिन फायदा भी है, तो आप बेसिकली इसी तरीके से याद रखिएगा। इसका फायदा मैं अभी आपको बताता हूँ क्या फायदा है इसका, ठीक। तो जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो कॉस्मिक रेज की होती है, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रे, फिर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजिबल रीजन का होता है। अब विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, उससे ज्यादा इंडिगो की, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ में याद करने का फायदा क्या होता है कि आपको जो ये विबग्योर है इसमें यह पता चल जाता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, और सबसे ज्यादा रेड की। तो मतलब ये एक सीक्वेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में याद रखने को। तो ठीक है, इससे आपको विजिबल रीजन का पूरा आइडिया लग जाता है कि विजिबल रीजन में कौन सी रे कम वेवलेंथ की है, कौन सी ज़्यादा वेवलेंथ की है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ की, ठीक। फिर आते हैं विबग्योर हो गया, विबग्योर से ज़्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की, ठीक। तो ये अच्छा, ये मैंने वाई मतलब गामा लिखा है, गामा रेज नहीं लिखा, एक्स रेज नहीं लिखा, अल्ट्रावायलेट पूरा नहीं लिखा, क्योंकि छोटे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं गामा रेज लिखूं फिर एक्स रेज, यूवी की जगह अल्ट्रावायलेट पूरा लिखूं, इतना ज़्यादा आप बड़ा नहीं करेंगे। इतना बड़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको नोट्स पढ़ने में बोरिंग लगेंगे, ठीक। तो ये सीक्वेंस आपको इसी तरीके याद रखना है, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, बस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद रखना है, ठीक। दूसरी चीज यहीं पे आपको बताई गई है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ बेसिकली सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। ये याद रखना है। अब यहाँ पे C = लैम्डा न्यू नाम का एक फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। केमिस्ट्री के इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी है।
ये किसी भी ईएम वेव के लिए लग सकता है, मतलब आप कॉस्मिक के लिए लगा सकते हैं, गामा के लिए, एक्स के लिए, यूवी के लिए, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, विजुअल, किसी के लिए भी आपको ये फॉर्मूला सही रहेगा। ठीक, तो फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो सी की वैल्यू आपको पता ही होती है 3 × 10⁸। सी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। अगर आपको लैम्डा या न्यू में से कोई भी एक चीज पता चल जाए तो आप दूसरा निकाल लेंगे। ठीक, तो काफी काम का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। ठीक, तो ये पहली चीज थी जो कि अपने बोर ने अपने मॉडल में यूज किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज कि जो क्वांटम होता है, ये कहते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। मतलब किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो जो उसका स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है या एमिट किया जाता है, उसी को क्वांटम कहते हैं। जैसे क्वांटम ऑफ लाइट जो होता है उसे फोटोन कहते हैं, यानी फोटोन वो सबसे छोटी एनर्जी है जो कि कहीं पे एब्जॉर्ब या फिर एमिट की जा सकती है लाइट के द्वारा। ठीक है, अब जैसे 1 फोटोन, 2 फोटोन, इसी तरह के एब्जॉर्प्शन हो गए। कोई कहते हैं कि 1.5 फोटोन एब्जॉर्ब हुए, तो ये गलत है, ये सही नहीं होगा। तो जो क्वांटम ऑफ लाइट है ये फोटोन है, और फोटोन कम से कम एक फोटोन की एनर्जी कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है। ठीक है, एक फोटोन से कम नहीं, और ये फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए कि एक और आधा फोटोन, आधे फोटोन जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक, तो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब या एमिट की जाती है उसे क्वांटम कहते हैं। लाइट का जो क्वांटम होता है उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। यहाँ एच क्या है, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, तो एच मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता। तो जो एच होता है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो जनरली दी होती है क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी नहीं दी होती है। तो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि यूनिट जो है वो आपका वो जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन वाला, उसमें काम में आ जाती है यूनिट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए। तो एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी जो यूनिट होती है यूनिट जूल सेकंड होती है, और जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक, तो ये अभी मैं इसमें लिख दूंगा। तो ये ध्यान रखिए, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, या फिर एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आप इस तरह ना याद रखिएगा कि E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। आप ये याद रखिएगा कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, यानी अगर एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी एच न्यू है। अगर आपको दे दिया जाए 1 मोल फोटोन तो उसकी एनर्जी एच न्यू के नहीं बराबर होगी, 1 मोल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको 10 फोटोन दे दिया जाए तो यानी 10 × एच न्यू होगा। ठीक, तो ये एनर्जी जो दी गई है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये 1 फोटोन की है। ठीक है, अगर आपको 10 कहा जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 एच न्यू हो जाएगा। 100 कहा जाए तो 100 एच न्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है। अब तीसरी चीज जो बोर ने यूज की थी अपने मॉडल में वो है स्पेक्ट्रम का यूज। स्पेक्ट्रम जो होता है 2 तरह के होते हैं, 2 तरीके से डिवाइड भी किए जाते हैं। पहली चीज, एक तो ये कह सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये 2 तरह के स्पेक्ट्रम है। एमिशन वाला क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जब जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके ना स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस जैसे विजिबल लाइट, यानी कि एग्जांपल बहुत अच्छा है रेनबो। आप रेनबो में देखते हैं, रेनबो में ऐसा नहीं कि कलर का डिवीजन एकदम अलग अलग होता है, एक कलर दूसरे में मर्ज कर जाता है, मतलब एकदम मिक्स टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस और नॉन कॉन्टिन्यूअस, अगर आप रेनबो देखेंगे तो मान लीजिए ये रेड है, तो ये रेड जो है इसी के जस्ट ऊपर ग्रीन होगा, नहीं विबग्योर होता है ना, विबग्योर, तो रेड के जस्ट ऊपर ऑरेंज होगा, और ऑरेंज और रेड एक दूसरे में एकदम मिक्स कर जाएंगे। आप करेक्टली नहीं बता सकते कि कहाँ पे रेड खत्म हो रहा और कहाँ पे ऑरेंज शुरू हो रहा, तो इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जहाँ पे आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि कहाँ पे वो एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर कहाँ शुरू हो गया। ठीक,
तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में देखने को मिलता है। नॉन कॉन्टिन्यूस जो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी एटम के द्वारा जो स्पेक्ट्रम दिखाया जाता है, शो किया जाता है, वो होता है नॉन कॉन्टिन्यूस। उसमें आपको करेक्ट अलग अलग लाइन्स दिखेंगी। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो एक लाइन ऐसे दिखेगी, फिर नीचे एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, ऐसे इस टाइप से अलग अलग लाइनें दिखेंगी कलर की, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो ये हो गई तीसरी चीज। अब एक आखिरी बचा है चौथा, अभी इसको काटना बाकी है, पढ़ लेते हैं उसके बाद काट लेंगे। चौथा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमने दो पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन वाले। एब्जॉर्प्शन हमारे सिलेबस में नहीं, वो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्ट एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। हर एटम का एकदम अलग होता है, तो एक तरह का फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे हर इंसान का अलग फिंगरप्रिंट, वैसे ही हर एटम का अलग एक स्पेक्ट्रम होता है। अब हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम खोजे गए हैं वो इस टाइप से है कुछ, जैसे एक लाइमन लाइन से। लाइमन जो है ये लाइन के नाम है, लाइमन, बामर, पास्चन, ये जो जिस साइंटिस्ट ने खोजी उसी को ऊपर रख दिए गए हैं। तो लाइमन जो सीरीज है वो जो होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ती है। अब लाइमन सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन जो है N2 यानी 2, 3, 4 या किसी भी सेल से N1 पे आता है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे आप हल्का समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है, ये चौथी ऑर्बिट है। अब जब इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए चौथी ऑर्बिट में, चौथी से पहले पे आता है, तो उसको हम जो लाइट निकलेगी वो लाइमन सीरीज की होगी, ठीक, लाइमन सीरीज की। अब चौथी से या फिर मान लीजिए पांचवी से पहले पे आता है, तब भी वो लाइमन सीरीज की होगी। यानी कहीं से भी आए, अगर पहले पे वो वापस आ जाता है, यानी चाहे जिससे आए, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 6 से आए, कहीं से भी आए, अगर वो फर्स्ट सेल उस पे ऑर्बिट पे वापस आता है तो लाइमन सीरीज होगी। अगर वो सेकंड पे आता है, जैसे वो चौथे से दूसरे पे आ गया, यानी या फिर पांचवें से दूसरे पे आ गया, या कहीं से भी दूसरे पे आएगा, तो उसे हम कहेंगे बामर सीरीज, ठीक। तो ये जो लाइमन और बामर है, इसमें क्या चीज फिक्स होता है? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, ठीक है। चला कहाँ से ये हमें फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा हो, लेकिन अगर पहले पे आएगा तो उसे हम लाइमन कहेंगे, ठीक। तो लाइंस का ये मतलब है। तो जो लाइमन लाइन होती है, इसमें पहले पे इलेक्ट्रॉन आता है। कहाँ से आता है? 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक कहीं से भी आ सकता है, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज निकालती है। बामर सीरीज जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड ऑर्बिट में आता है। कहाँ से आता है? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी आ सकता है। और ये विजिबल रीजन में, मतलब ये विजिबल लाइट निकलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया है कि जो विजिबल लाइट होती है वो किस सीरीज में आती है? तो बामर सीरीज में आती है, ठीक। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ हल्का सा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, बामर। फिर पास्चन में n=3 पे आएगा इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी आए 3 पे आएगा, इंफ्रारेड रेज निकलेंगी। ब्रैकेट में 4 पे आएगा, इंफ्रारेड निकलेंगी। फंड में 5 पे आएगा, इंफ्रारेड निकलेंगी। तो पहले लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बामर में विजिबल निकलती हैं, बाकी ब्रैकेट, पास्चन, फंड सब में इंफ्रारेड निकलती हैं, ठीक है। इसके आगे भी कई लाइन खोजी जा चुकी हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दी है क्योंकि जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा पढ़ने की, ठीक। तो बेसिकली 5 आपको ये याद रखनी है, खासकर बामर याद रखनी है कि ये विजिबल लाइट में आता है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई, या कह सकते हैं ये हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है एक तरह का, ठीक है। उसके बारे में डिटेल है ये। अब वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/λ=RZ², 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल लेते हैं जो लाइट एमिट हो रही है। 1/λ क्या होता है? वेवलेंथ। RZ², Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन चला, फाइनल मतलब जहां पे पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पे R क्या है? तो जो R होता है इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ पर मीटर होती है, ठीक। तो R की वैल्यू 10⁻⁷ रखनी है आपको। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और इससे आपको वेवलेंथ निकल जाएगी कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 4 से चला था, तो 4 से चला और 3 पे पहुंचा, तो जो इमिट हुई है लाइट उसकी वेवलेंथ कितनी होगी तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो N1 N2 आपको दे दिया जाएगा, तो वेवलेंथ आप निकाल देंगे इस फॉर्मूले से ना। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो ये 4 चीजें थी जिसका यूज करके, एक सेकंड,
ठीक है, ये 4 ऐसी चीजें थी जिसका यूज करके बोर ने अपना मॉडल दिया था। ठीक है, इसी वजह से जो ये टॉपिक है एनसीईआरटी में, इसको नाम दिया गया है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, यानी बोर मॉडल के लिए क्या क्या डेवलपमेंट कंसीडर किए गए थे, कौन कौन सी चीजें डेवलप की गई थी, उससे बोर ने अपना मॉडल दिया था। तो अब हम इसको हटाते हैं और आगे पढ़ते हैं बोर का मॉडल। तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है ये है बोर मॉडल। बोर मॉडल जो है नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया गया था। एनसीईआरटी में ये 2.4 नाम का टॉपिक एक पूरा दिया गया है। ठीक है, डिटेल्ड काफी है ये। तो बोर मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ सारे लिखे हुए, इसको हम पढ़ते हैं। तो जो बोर मॉडल था, इसमें बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स पाथ में मूव करता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, उसका पाथ फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर इन्होंने बताई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट चेंज विद टाइम इफ इट इज रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब ये जो पॉइंट था ये रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हो रहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती जा रही थी, जिससे वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। लेकिन बोर ने साफ साफ बता दिया कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज ही नहीं होगी अगर वो ऑर्बिट नहीं बदलता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी चेंज होगी, लेकिन जब तक वो सेम ऑर्बिट में है तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो इसी वजह से ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। ये कह लीजिए जो रदरफोर्ड का मॉडल है उससे ज्यादा उसका एक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो उसकी कमी को पूरा करता है। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट है बोर का। तीसरा बोर्स एनर्जी रूल। बोर्स एनर्जी रूल आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो बोर्स एनर्जी रूल यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला h न्यू पढ़ा था हमने। ठीक, अब यहां से जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू इक्वल टू E अपॉन H हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब N1 ऑर्बिट में था तो उसकी एनर्जी E1 थी। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 ऑर्बिट में चला जाता है और उसकी एनर्जी E2 हो जाती है। ठीक, तो N1 में था तो E1 थी, N2 में था तो E2 हो गई। तो हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं और इसको इस तरह लिखते हैं, न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H। डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा E क्या हो गया, E2 माइनस E1, इतनी ही तो चेंज हुआ एनर्जी अपॉन H। तो ये हो गया न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H, और इसी को हम कहते हैं बोर्स एनर्जी रूल। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उस फोटोन की जो कि एनर्जी चेंज करने पर निकला। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट, मान लीजिए N2 ऑर्बिट में है, ये N1 ऑर्बिट है, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 या N1 से N2 जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो फोटोन के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो फोटोन जो होता है वो लाइट का पार्टिकल है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो वही फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन है, E इक्वल टू H न्यू का ही मॉडिफिकेशन यहाँ पे है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं बोर्स एनर्जी रूल। जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जाए तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा उसको निकालने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो बोर्स एनर्जी रूल क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट N1 टू अदर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज। तो फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेल्टा E अपॉन H, या फिर कह लीजिए E2 माइनस E1 अपॉन H। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, तो ये बोर्स एनर्जी रूल। फिर है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है वो NH अपॉन 2 के बराबर होता है। यहाँ पे N जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1 2 3 4 ये होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, बेसिकली N इस चीज को डिपेंड करता है। तो जो ये एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट है इसको आप इस तरह समझिए। बोर ने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 H अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वाला मल्टीपल, इंटीजर मतलब 1 2 3 4। इसमें 1.5 इंटीजर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 2.5 इस तरह नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, तो या फिर ये 1 होगा या फिर डायरेक्ट 2 होगा। इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं 1.5 1.6 1.7 इस टाइप का वैल्यू जो होगी वो पॉसिबल नहीं है। तो यही होता है कि L इक्वल टू हम लिखते हैं NH अपॉन 2 NH अपॉन 2 हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू 1 2 3 इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, इस टाइप की सारी वैल्यू हो सकती है। अब L का ही फॉर्मूला एक और होता है MVR, ये भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम दो फॉर्मूले यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल में हमारे काम आता है। L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 M यहाँ पे मास होता है, V वेलोसिटी, R जो होती है डिस्टेंस होती है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये हो गया बोर का बेसिक मॉडल, और ये जो पार्ट है इसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हमें इधर के फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो जो बोर का मॉडल था इसी के बेसिस पे कई सारे फॉर्मूले डिराइव किए गए थे। फॉर्मूले क्यों किसके लिए थे? फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन वाले एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, वैसे भी इन लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमने He+ लिया तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Li2+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इनके लिए ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले क्या होता है, मतलब ये फॉर्मूले देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? तो E इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, E इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल। तो पहली चीज तो ये 2 फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला ये फार्मूला, ये किस में है? जूल में है। तो जूल में निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको ये फार्मूला। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है दोनों को याद करने का तो आप ये वाला जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी होती है वो -13.6 Z²/n² के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, ठीक है, जूल में नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जूल में ये वाला फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फिर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जो nth ऑर्बिट की रेडियस होगी, पहले ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की, इसकी रेडियस कितनी होती है? तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये जरूर याद रखिएगा। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये फॉर्मूला होता है, n²/z पे डिपेंड करती है। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Z²/n² पे डिपेंड करता है। तो ये चीज काफी ज्यादा काम में आता है जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। एनर्जी जो होगी वो Z²/n² पे डिपेंड होगी, जबकि जो रेडियस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? n²/z के। तो रेडियस जो है वो n²/z पे डिपेंड करेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं काफी काम में आते हैं नीट में। अब कैलकुलेशन करते समय 0.529 को आप 0.530 लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻10 मीटर को कहते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको पता होंगी। 10⁻10 मीटर ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सब बातें वैसे आपको पता होंगी बेसिकली। तो ये हो गया एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं तो इस वजह से लिखना पड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या है? 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n। ये वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप इस चीज से निकाल सकते हैं। काम आता है फॉर्मूला, इसी वजह से याद भी रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी। अब लिमिटेशन पे आते हैं कि बोर मॉडल में क्या क्या कमियां थी। तो पहली चीज, ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। लिमिटेशन ये थी, बोर मॉडल जो था सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सक्सेसफुल प्रूव हुआ था और हाइड्रोजन लाइक एटम यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए, ठीक है, जैसे Li+2 He+, ठीक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उनके लिए सिर्फ प्रूव हुआ था। बाकी आगे अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आप लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वाले एटम, तो ये फेल हो जाता था, ठीक। कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तीसरी चीज, कांट एक्सप्लेन जी-मैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब जी-मैन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाती थी, टूट जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। तो वो क्यों होता था ये नहीं मतलब प्रूव कर पाता था मॉडल। दूसरी चीज, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग लगाते थे तब भी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट कर जाती थी, और ये चीज भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, ठीक है। तो बोर मॉडल में कमियां भी थी जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं लिमिटेशंस से, कि जी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, बोर मॉडल। तो अब क्योंकि हर चीज के लिए बोर मॉडल नहीं यूज हो पा रहा था, तो हमें एक और अच्छा मॉडल चाहिए था, तो हम अलग मॉडल ढूंढने के लिए निकल पड़े, ठीक है। हम क्या मतलब जो साइंटिस्ट थे। तो ये हो गया बोर मॉडल। और अगला टॉपिक जो था एनसीईआरटी में वो दिया है टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।
टूवर्ड्स मतलब तरफ, मतलब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो टॉपिक है वो टूवर्ड्स लिख रहा है, उसके पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने के पहले। तो क्या क्या पता होना चाहिए? तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इन चीज़ों का यूज़ हुआ है। जैसे अभी एक पहला आपने टॉपिक पढ़ा था कि जो मतलब बोर मॉडल आपने पढ़ा भी, तो बोर मॉडल के लिए भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें बोर मॉडल में यूज़ हुई थी। तो वही से ये भी है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए क्या क्या यूज़ किया गया था इस मॉडल को देने के लिए। तो पहली चीज़ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो उस समय प्रूव हो गया था कि जो मैटर होता है उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, जो कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि मैटर हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। कोई भी मैटर होगा तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, ठीक है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक। और इसी समय इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इन्होंने वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया था कि किसी भी मैटर का आप एच और पी अगर पता होगा, एच तो पता ही है, एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू, तो पी अगर आपको पता है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी, पी यहाँ पे मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी, जो भी आप याद कर सकें। तो पहली चीज डुअल बिहेवियर यूज किया गया था मैटर का। दूसरी चीज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने एक नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, अनसर्टेन मतलब होता है कोई चीज ऐसी, कोई चीज जिसके बारे में हमें कोई चीज कंफर्म ना हो, अनसर्टेन हो, हमें पता ना हो, कंफर्म ना हो, ठीक। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। पहली बात तो ये प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सही है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन लोगों के लिए, ठीक। अगर आप इस पेन के लिए कहेंगे या फिर एक इंसान के लिए कहेंगे तो ये अनसर्टेन प्रिंसिपल, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है इतनी बड़ी चीजों के लिए, ठीक है। तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है इट्स। और ये कहता क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल, ये कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की या फिर बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन की जगह आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, इन सब का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम मोमेंटम और पोजीशन दोनों चीज नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स मतलब होता है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मतलब पोजीशन में हमें कुछ जो थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, वो। डेल्टा पी मतलब होता है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। अब मोमेंटम में क्या वो हो सकता है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें कंफर्म पता है ना, तो मास हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। वेलोसिटी में हमें इलेक्ट्रॉन की दिक्कत होगी, ठीक। तो वेलोसिटी हमें कंफर्म नहीं पता होती है, तो वेलोसिटी में दिक्कत होगी, तो एम डेल्टा वी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच अपॉन 4 पाई। मास तो कंफर्म है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी नहीं कंफर्म है। अब मास जो कंफर्म है उसको मान लो हम हटा दें, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रहेगा मास का जब कंफर्म ही है। तो मास तो हमें कंफर्म पता है ना, हमें तो अनसर्टेन वाले निकालने हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो डेल्टा एक्स या डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो ये हो गया डेल्टा एच इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, और दूसरा ये, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो होता है वो अनसर्टेन होता है, या फिर ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वी भी अनसर्टेन होता है, ठीक। तो पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी दोनों लिख सकते हैं। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला हमने दो बार लिखा है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो सकती है, मोमेंटम में हो सकती है, या आप कह सकते हैं डेल्टा एक्स यानी पोजीशन में हो सकती है और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकती है, अगर हमें मास कंफर्म है तो, ठीक। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट रिजेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनिट पाथ ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन और सिमिलर पार्टिकल्स। अब बोर ने बताया था, बोर ने पहला चीज ये बताया था ना कि ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हमें मोमेंटम और पोजीशन हम एक साथ पता ही नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉन का, तो हमें कैसे पता कि वो ऑर्बिट में घूमता है। हर एक ऑर्बिट मतलब होता है एक पाथ, और हर पाथ का एक इक्वेशन होता है। अब हमें जब मोमेंटम और पोजीशन पता ही नहीं है तो हम पाथ निकाल नहीं सकते ना कि किस तरह के पाथ में घूमता है वो।
तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन या सिमिलर पार्टिकल्स के लिए जो है ये रिजेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनिट पाथ। ये कहता है कि डिफिनिट पाथ हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन या फिर बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इनमें डिफिनिट पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये बोर मॉडल के खिलाफ था बेसिकली। अब ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, बोर्स मॉडल इग्नोर्स बोथ डुअल नेचर ऑफ मैटर। बोर मॉडल ने पहली बात तो डुअल नेचर पे कोई मतलब नहीं रखा। दूसरी चीज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर करता है क्योंकि बोर क्या बता दिए थे, फिक्स ऑर्बिट, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिक्स ऑर्बिट डिफिनिट पाथ या फिक्स ऑर्बिट हो ही नहीं सकता है किसी बहुत ही ज्यादा छोटे मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का। तो ये था टॉपिक टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो अब उसके तरफ जा रहे हैं तो अब हम निकाल भी लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि है 2.6। अब जो भी पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में आगे, ठीक है। आगे जो भी टॉपिक है सब इसी के बारे में। तो इसको हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। तो सबसे पहले आपको क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट ये पढ़ना है, दूसरे नंबर पे ये पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आपको ये पढ़ना है, इस टाइप से मैंने डाल दिया, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। 4 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां भी लिख देते हैं, ठीक है, s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन चारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वांटम नंबर क्या करते हैं, ये किसी ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं, बेसिकली एड्रेस बताते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, टेल्स साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, साइज और एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी बताता है। फॉर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू n, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n रख लें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अलाउड इक्वल टू n स्क्वायर, तो कितने ऑर्बिट हो सकते हैं वो n स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस चीज को हम थोड़ी देर में मतलब थोड़ी देर में आगे चल के समझेंगे। तीसरी चीज n के बारे में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये 2n स्क्वायर से डिटरमाइन किया जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें निकालना है n इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फॉर्मूला 2n स्क्वायर होता है, n की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 2 इंटू यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरे ऑर्बिट में। तो इस वजह से हम मतलब इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किस ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, टेल्स शेप एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ये शेप और एंगुलर मोमेंटम को बताता है। वैल्यूज ऑफ एल इक्वल टू 0 टू n-1, एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। अब इसको भी एक बार देख लीजिए, मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो एल की 4 है, मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो एल की वैल्यू 0 से लेके 3 तक हो सकती है, 0 टू 3 n-1 यानी 4 में से 1 कम 3 तक हो सकती है, ठीक है। अब इसमें 0 हो सकती है, 1 2 3, ठीक, ये 4 वैल्यूज हो सकती है एल की। फॉर डिफरेंट सबसेल, अब अलग अलग सबसेल के लिए एल की वैल्यू डिटरमाइंड है। जैसे एस सबसेल में एल 0 होता है, अगर एल 1 है तो पी सबसेल होगी, एल इक्वल टू 2 है तो डी सबसेल होगी, एल इक्वल टू 3 है तो एफ सबसेल होगी, एल इक्वल टू 4 है तो जी होगी, ठीक। तो इसी वजह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो एल की वैल्यू फिक्स होती है अलग अलग ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, मतलब अलग अलग सबसेल के लिए। एस के लिए 0, पी के लिए 1, ये याद रखिएगा, ये इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या करता है, टेल्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग ये ओरिएंटेशन को बताता है ऑर्बिटल को, कि मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग है या फिर प्लेन में पड़ेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इस टाइप से। तो ये बताता है कि किस एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल हैं। वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -l से +l, तो वैल्यू ऑफ m जो होती है वो -l से +l की होती है। तो n हमारा 4 था, l की वैल्यू हमने देख लिया, m की वैल्यू क्या हो सकती है, -l से 2 +l यानी +3। तो l की जो मैक्सिमम वैल्यू थी 3, तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो -3 से लेकर +3 तक हो सकती है। अब इसमें बीच में क्या वैल्यूज आएंगी, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है,
फिर माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, +1, फिर +2, फिर +3। तो ये कितनी वैल्यूज हो गई? 3, 4, 3, 6, 7 टोटल 7 वैल्यूज पॉसिबल है एम की। ठीक है, तो ये हो गया एम। अच्छा, अब इसी में ये है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कितनी पॉसिबल हो सकती हैं? 2l+1 से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा कि टोटल एम की वैल्यूज 7 हो सकती हैं। अब इसी को हम अलग तरीके से डिटरमाइन करना चाहें तो ये इस तरह से 2l+1 से डिटरमाइन कर सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी थी? एल की वैल्यू मैक्सिमम 3 थी, तो एल की जगह पे 3 रख दीजिए। 3 2 6 +1 यानी 7, टोटल 7 वैल्यू आ गई। यही चीज़ तो आया। तो इससे हम नंबर ऑफ मतलब कितने एम पॉसिबल हैं वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम इज इक्वल टू 2l+1। फिर आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम टेल्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि किस तरफ स्पिन है इसकी। तो एस की वैल्यू 2 ही हो सकती है, +½ या फिर -½ तो ये 2 ही वैल्यू एस की पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं ऊपर और ये पढ़ते हैं। अब जो सेल होती है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल को। ठीक है, जैसे पहली सेल है तो वो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरी सेल है तो n की वैल्यू 2 होगी। जो सब सेल होती है ये S, P, D, F, G, H इस टाइप से रिप्रेजेंट की जाती है। ये सारी सब सेल होती हैं। ठीक है, कभी कभी क्योंकि ये मैंने इसे लिखा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन होती है कि n क्या होता है, S, P, D, F क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें तो सब सेल जो होती हैं वो S, P, D, F ये सब होता है। डिटरमाइन बाई एल, एल से डिटरमाइन की जाती हैं। ठीक है, एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी होगा। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, देखिए 0 है तो एस होगा, 1 है तो पी होगा, डी के लिए 2 है। तो एल की वैल्यू से यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सबसेल होगी। फिर आते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है इसकी डिफिनेशन बेसिकली इसका जो मतलब ओरिजिन है वो श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ऑर्बिटल क्या है? एरिया अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये न्यूक्लियस के अराउंड का वो एरिया है, न्यूक्लियस के आसपास, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को मतलब पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। बेसिकली 95% के आसपास जाती है। ठीक है, तो वो उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो बोर मॉडल में क्या था? बोर मॉडल ने बताया था कि एक ऑर्बिट होता है, फिक्स ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स ऑर्बिट का जिक्र नहीं है। यहाँ पे जिक्र क्या है? एक एरिया का जिक्र है कि इस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। एक फिक्स ऑर्बिट नहीं पता है हमको, एक एरिया पता है। ठीक, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तीसरी चीज है डिस्क्राइब बाई एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर n, l, m। ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 3 क्वांटम नंबर चाहिए, n, l और m, इन तीनों को। ये चीज एक बार देख लेते हैं। जैसे हमें बता दिया गया n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू -1 है या फिर कह लीजिए 0 है, मान लीजिए। तो जब हमें n की वैल्यू 4 बताया गया यानी 4th सबसेल होगी। l की वैल्यू 2 बताया गया तो l2 किसके लिए होता है? l देखिए 0 जो होता है l s के लिए होता है, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए, 3 होता है f के लिए। तो जो 2 वैल्यू है l की ये d के लिए है, तो यानी 4d वाली सबसेल है। फिर m 0 है तो d में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। जो d होता है d सबसेल, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इनके 5 ऑर्बिटल के अलग अलग नाम होते हैं। तो m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू कितनी हो सकती है ये देखिए, l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है? +2 +1 0 -1 -2, 5 वैल्यू हो सकती है। तो -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 +1 +2। तो जो 0 वाला है मतलब इस ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक, तो मतलब अगर हमें 3 चीजें पता हैं n, l और m तो हम करेक्ट एक ऑर्बिटल पे पहुंच सकते हैं। अगर हमें चौथी चीज भी पता है s = +½ मान लीजिए, तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे पहुंच सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो +½ है तो मान लीजिए हम इस वाले पे पहुंच गए या इस वाले पे पहुंच गए। तो जब तक हमें 3 वैल्यूज पता है हम किसी ऑर्बिटल तक पहुंच सकते हैं, और जब चारों वैल्यू पता है तो हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एड्रेस। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एड्रेस बताता है। तो ये आपने देख लिया, डिस्क्राइब बाई एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो हम ऑर्बिटल तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे 3D है तो 3D में n जो होता है वो 3 होगा, l जो होता है d के लिए 2 होता है। अब m जो होता है
टू जो L2 है तो m की वैल्यू क्या होगी +2 से -2 तक। तो ये देखिए -2 -1 0 +1 +2। ठीक, अब जो -2 है वो dxy को, अच्छा ये कंफर्म नहीं है कि किसको कौन सा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे m के जो है 5 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, d के मान लीजिए 10 ऑर्बिटल होते हैं तो m की 10 और वैल्यूज आती हैं। तो d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से ये मैंने नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इस वजह से मैंने नाम लिख दिए हैं एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब s की वैल्यू आप ले सकते हैं प्लस माइनस हाफ, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो n+l पे डिपेंड करती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको पूछा गया है कि 3D ऑर्बिटल है और 4s है, पूछा गया एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो 3D के लिए n कितना होगा 3 होगा, l कितना होगा d के लिए l 2 होता है, 4s में n कितना होगा 4 होगा, s के लिए l जो होता है वो 0 होता है। 3 2 आपने ऐड किया 5 आया, 4 0 आपने ऐड किया 4 आया, कौन सा ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 3D की वैल्यू ज्यादा होगी, 3D की एनर्जी ज्यादा होगी, 4s की कम होगी। तो एनर्जी किसी ऑर्बिटल की इस चीज पर डिपेंड करती है उसका n+l कितना आ रहा है। अब एक और देख लेते हैं, अब हम ले लेते हैं जैसे 3D हमने ले लिया और 3p ले लिया। ठीक है, 3D और 3p ले लिया, तो n = 3D के लिए n = 3 होगा, 3p के लिए n = 3 यहाँ पे भी होगा, l यहाँ पे d के लिए कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे l जो होगा p के लिए वो 1 होगा। तो 3 2 5 3 1 4, ऑब्वियसली 5 ज्यादा बड़ा होगा तो 3D की ज्यादा होगी, 3p की कम होगी एनर्जी। ठीक, तो n+l से डिटरमाइन किया जाता है। अब एक आखिरी एग्जांपल जिसमें हल्का सा ट्विस्ट रहेगा, हम लेते हैं 3p और 4s। यहाँ पे n कितना है 3 है, l कितना है, p के लिए l 1 होता है। ठीक, ये आपको याद रखना होगा, 0 किसके लिए s, 1 p, 2 किसके लिए d के लिए, और 3 f के लिए, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 4s के लिए n कितना है 4 है और l कितना है 0 है, 3 1 4, 4 + 0 4। अब क्या होगा, जब दोनों बराबर आ गए तो ऑब्वियसली हमें पता था कि n+l जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हो गए हैं तो एक रूल है, जब दोनों बराबर हो जाए तो हम ये देखते हैं कि n किसका बड़ा है, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो n किसका बड़ा है, ऑब्वियसली इसका बड़ा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की होगी। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा अपने। तो यहाँ पे यही बताया गया, पहले आपको बताया गया एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा n+l उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी। दूसरा नोट है, इफ वैल्यू ऑफ n+l इज सेम फॉर 2 ऑर्बिटल, अगर हम 2 ऑर्बिटल लेते हैं जिनमें n+l दोनों की वैल्यू सेम हो, देन ऑर्बिटल विथ हाइयर n, तो जिस ऑर्बिटल का n बड़ा होगा विल हैव मोर एनर्जी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल 5p इज ग्रेटर देन 4s, तो ये वाला भी देख लेते हैं, 5p इज ग्रेटर देन 4s। ठीक है, तो 5p और 4s, तो 5p के लिए n कितना होगा 5, p के लिए l कितना होगा 1, 4s में देखते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, n = 4 होता है, l = 0, ऑब्वियसली 5 1 6 हो गया, 4 0 0 हो गया, तो 5p बड़ा हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल आप हटा दीजिएगा, मैंने एग्जांपल एक्चुअली उस टाइप का लिया था कि आपको इस तरह समझा सकूं 3p और 4s वाले में। ठीक है, तो इसको एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कट करके यही एग्जांपल डाल दूंगा। ठीक है, 4s की ज्यादा होगी, 3p की कम होगी। ठीक, तो इस वैल्यू को हम अभी सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पहला पेज, और क्योंकि ये बड़ा मॉडल है तो इसमें 2 पेजेस हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी मैंने दे ही दिया है। कोई भी चीज ना समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, कमेंट में मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, मतलब लगभग तुरंत ही देता हूँ, 8-10 मिनट में पक्का आ जाएगा रिप्लाई। तो वो हो गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कई सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक अलग टॉपिक है, नोडल सरफेस, फिर आता है अबव प्रिंसिपल अलग टॉपिक है।
ठीक है, ये इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में जो कि पढ़ने हैं। तो पहला शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एस होता है स्फेरिकल होता है, पी डम्बल शेप का होता है, डी जो होता है डबल डम्बल शेप का होता है, एफ जो होता है एस पी डी एफ, एफ जो होता है उसके बारे में हमें नहीं याद रखना है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो इन तीनों का शेप आपको याद रखना है। दूसरी चीज नोडल सरफेस, नोडल सरफेस क्या होता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एक ऐसी सरफेस या एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक, उसको कहते हैं नोड। तो नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है n-1, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड n-1 होते हैं। नोड दो तरह के होते हैं, एंगुलर नोड L होता है, एंगुलर नोड L के बराबर होगा, और रेडियल नोड जो होता है वो n-L-1 के बराबर होगा, ठीक। तो ये चीज भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो एंगुलर नोड जो है L के बराबर है, रेडियल नोड n-L+1 के बराबर है, तो ये +L-L कट जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड n+1 आ जाता है, ठीक। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला है, इसमें एंगुलर कितने होते हैं, रेडियल कितने होते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब एनसीईआरटी में है, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आउबाउ प्रिंसिपल। आउबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑर्बिटल की जो फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। मतलब हम सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले में डालेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी, इस अकॉर्डिंग। तो यही कहता है आउबाउ प्रिंसिपल। अब आउबाउ प्रिंसिपल के लिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, जैसे कि आप रटते हैं क्लास में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो ये एक तरीका हो गया याद करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप किसी भी मतलब कंपेयर करना हो आपकी किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा, तो n+L आप यूज कर सकते हैं, n+L वाला रूल जो था अभी हमने यूज किया था वही वाली, ठीक। तो ये आपको याद रख सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट जो है, ये कंपटीशन में ज्यादातर बच्चे ये वाला यूज करते हैं, इसमें आपको इस तरह से लिख लेना है, जैसे मैंने पिरामिड बना के लिखा है ऐसे ही लिख सकना है। फिर आपको इस तरह से याद रखना है 1s, फिर उसके बाद सेकंड सेल में 2s 2p, 1s से ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, इस टाइप से। तो ये हो गया आउबाउ प्रिंसिपल। फिर आते हैं इस साइड पे। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑर्बिटल की n+L पे डिपेंड करती है, लेकिन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n, जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की सिर्फ n पे डिपेंड करेगी। अब ये देखिए 1s से ज्यादा 2s होगा, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि n सेम है। n देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल। यहाँ पे 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर है क्योंकि 3 सेम है, ठीक। फिर इससे ज्यादा 4s की होगी, 4s 4p 4p के बराबर होगी, सबकी बराबर होगी, ठीक। तो ये जब तक n नहीं बदलेगा तब तक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के केस में नहीं बदलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे n+L वाला रूल नहीं यूज होता, यहाँ सिर्फ n पे डिपेंड करती है। जब हम 1 से 2 पे जाएंगे तब एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन 2 में अब 2s से 2p पे जा रहे हैं तो भी एनर्जी सेम रहेगी। 3s से 3p 4s 3s 3p 3d, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का जितने भी क्वांटम नंबर हैं n, जो n, l, m और s हैं, चारों क्वांटम नंबर वो सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पूरा एक को सेट ऐसा नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। और 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसी को पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं, किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो ये क्वांटम नंबर है 4 में से कोई ना कोई क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाएंगे, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको दूसरे भाषा में कहते हैं हम 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा। ये हमने एक ऑर्बिटल बनाया, मान लीजिए हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक। अब एक ही ऑर्बिटल है तो 3 चीजें तो सेम हो जाएंगी। मान लीजिए ये 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है मान लीजिए, तो 4p ऑर्बिटल है तो n हमारा सेम हो गया 4, तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए n 4 होगा। अब हम p ऑर्बिटल है तो l भी कंफर्म हो गया, l 1 होगा, ये भी कंफर्म हो गया। m जो है वो भी कंफर्म हो गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये मान लीजिए px है, ये pz है, ये मान लीजिए py है,
m भी कंफर्म हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, m 0 हो गया, m भी कंफर्म हो गया, इसको हमने 0 रखा, इसको +1, इसको -1, ठीक। तो m0 ये भी कंफर्म हो गया। अब 3 कंफर्म हो गए, तो चौथा क्या होता था कि हमेशा s जो होता था वो चेंज होता था, या फिर +½ होता था या फिर -½ होता था। अब यहाँ पे अगर हम इस ऑर्बिटल को +½ देते हैं तो इसको -½ देना पड़ेगा और इसको फिर +½ देना पड़ेगा, तो ये भी +½ और ये भी +½ तो इस दोनों ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो s जो होता है वो +½ हो जाएगा दो ऑर्बिट इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसी वजह से कभी भी मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा होंगे तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर का सेम सेट नहीं हो सकता, या फिर 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर और ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। इसको भी थोड़ा सा समझ लो। तो ये हमारा p ऑर्बिटल है, मान लो p ऑर्बिटल में 3 सबसेल, p सबसेल है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। हम एक ऑर्बिटल पहले इसको देंगे, फिर एक इसको, फिर एक इसको, तब पेयरिंग शुरू कराएंगे। मान लीजिए 3 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं तो हम पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, तीनों दे देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल देने हैं तो पहला दूसरा हमने इसमें डाल दिया, तीसरा इसमें डाल दिया, अपने मन से कर दिया। या फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हमने पहला इसमें डाला, दूसरा और तीसरा इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा तब तक पेयरिंग आप नहीं करा सकते, ठीक है। तो अब तीनों इलेक्ट्रॉन अब मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, इस तरह से, ठीक। तो यही चीज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सारे ऑर्बिटल्स को, तब पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये हुंड्स रूल होता है। अब आते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भरना। जैसे 1s2, 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, p में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 है। आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, s जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। तो s में हमेशा 2 भरा गया, देखिए s में 2, p में 3 ऑर्बिटल है, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो देखिए p में 6 भरा गया, यहाँ भी p में 6 भरा गया सॉरी गला बैठ गया है। यहाँ भी p में 6 भरा गया, यहाँ भी p में 6 भरा गया। तो जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। d में 5 है, तो 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो d में 10 भरा गया। f में 7 है, तो 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन f में भर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने p का नाम भी दिखा दिया है, px, py, pz, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने आखिर में ये भी बताया, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक ओरिएंटेशन होता है, पहली चीज। अब इसको समझते हैं थोड़ा, सिमेट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है। मान लीजिए ये p ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, तो हमने इसको, तो सॉरी एक्चुअली वो मेमोरी भर गई है, तो जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ फील्ड मतलब हम 3 ही भरेंगे, तो एक तीनों भर दिया। तो यहाँ पे आपको सिमेट्री दिख रही है, जैसा यहाँ पे वैसे यहाँ पे, इसको कहते हैं सिमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड इस वजह से स्टेबल होते हैं क्योंकि पहले सिमेट्रिक ओरिएंटेशन एक तो होता है, फिर दूसरा ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। क्या होती है ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, कोई मतलब नहीं है आपसे क्या होती है, सिर्फ आपको याद रखना है बस, ठीक है, रट लेना है। तीसरा लो शील्डिंग एंड रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में शील्डिंग कम होती है और रिपल्सन कम होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आखिरी पॉइंट आता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम जो होता है और कॉपर जो होता है, इसमें एक्सेप्शन देखा जाता है।
जैसे कि सबसे पहले हमें ये सारी हमने सही से भरे, फिर हमें 4s2 भरना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 1 भरते हैं, और 3d 4 भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 कर देते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से s का जो इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाता है, तो 4s 1 ही रह जाता है और 3d 5 हो जाता है, स्टेबल पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। यही चीज कॉपर में होता है। ये सारी चीजें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 4s देखिए 4s2 होना चाहिए, लेकिन 1 होता है, क्यों? क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन 3d 9 रहता है, 3d में आ जाता है, तो 3d 10 होता है, तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है, इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्रोमियम कॉपर के अलावा भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन वो जो है वो काफी बड़े मतलब एलिमेंट्स है, काफी ज्यादा आगे के, जिसका मतलब कोई मतलब नहीं है याद करने का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो एक बार देख लेते हैं, ये हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा सारी चीजें, ठीक। और इसके पहले हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा, और उसके पहले जो भी चीजें पढ़ी थी मैंने उसको चिपका दिया है। ये डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल, एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है तो ज़्यादा बहुत ही कम स्पेस रह गया है, तो इस वजह से वीडियो जल्दी से छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इसको कहना इंपॉर्टेंट है, गला बैठ गया है, सॉरी। तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाकी जो PDF होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बायोलॉजी क्लास 12 का जिनको माइंड मैप चाहिए वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसको टेंशन नहीं लेना, वो भी बायोलॉजी का भी माइंड मैप बन जाएगा, ठीक। दूसरी चीज मुझे इसमें भी जानना है कि आपको कैसा लगा माइंड मैप, ठीक है। तो कमेंट करके ये जरूर बताना कि कैसा लगा, क्या मतलब आपको इम्प्रूवमेंट लगता है, हो सकता है वो भी बता देना, ठीक है, वो भी देख लिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया पूरा माइंड मैप, NCERT के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।